गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। 50 क्वेश्चन है, बताना आपके कितने नंबर आते हैं आज या कितने कट जाते हैं ये बता देना बस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे निकाल सकते हो। पहले तो देखो यहाँ पे 14 से 15 वर्ष दे रखा है। पावलो ने कभी भी एज के बारे में नहीं बताया, ना बंडूरा ने बताया, ना स्किनर ने बताया, केवल प्याजे ने बताया अपनी स्टेजेस में। दूसरी बात, संज्ञान की बात किसने करी, प्याजे ने करी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जन्म के 14-15 वर्ष की आयु में संज्ञान कहाँ चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो ये कौन सी अवस्था है, तो ये है सर प्लीज़ कम फास्ट से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और सबने पूरी की मूर्ति आपकी वाली ट्रिक से, तो ये है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, याद रखना। प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों को प्रयोग की। चाइल्ड मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये इनकी किताब का नाम है। चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड ये है। ठीक है, ये दो याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायता सामग्री दृश्य सहायता सामग्री नहीं है। तो देखो ऐसे निकालना है इसका। टीचिंग एड इज़ नॉट विजुअल एड। देखो चार्ट भी विजुअल है, फिल्म भी है, स्लाइड भी है, ब्लैक बोर्ड भी है। मगर एक चीज़ याद रखना, जो फिल्में होती है ना वो ऑडियो विजुअल होती हैं। कैसी होती है, ऑडियो विजुअल, इसीलिए ये अलग है। बाकी तीनों कैसे हैं, केवल विजुअल है। ऐसे निकाल सकते हो आप, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताना है कि स्पीकिंग गतिविधि मुक्त संचार के लिए की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीकिंग एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर फ्री कम्युनिकेशन। तो देखो कौन सी करी जाएगी, ये करी जाएगी एक कहानी को फिर से बताना। मतलब एक कोई कहानी सुनाई मैंने आपको, तो उसे आप दोबारा सुना रहे हो, तो उसमें क्या स्पीकिंग चेक हो सकती है। अब ये कह रहा है साइलेंट रीडिंग, चुपचाप पढ़ोगे तो उसमें कोई फ़ायदा थोड़ी ना। उसमें कैसे पता पड़ेगा कि आपकी स्पीकिंग एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। तो आंसर हो जाएगा ए, चुपचाप नहीं होगा, मतलब कहानी कह के बताने वाला होगा। नेक्स्ट DSSB के क्वेश्चन है कुछ। एक शिक्षक छात्रों के सुनने के कौशल के विकास कैसे कर सकता है। कॉन्फिडेंस दे के, सही बात है। स्पेसिफिक टास्क दे के, सही बात है। उन्हें लिखने का समय देकर, तो किसकी बात कर रहा है, सुनने की बात कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस आएगा सही और ये आएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी। अब देखो यहाँ लिखने की बात कर रहा है और यहाँ सुनने की बात कर रहा है, तो इनका तो कोई मैच ही नहीं है इस वाले का। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इसमें से कौन सी EVS के शिक्षण अधिगम की पद्धति नहीं है। तो देखो अवलोकन, फील्ड विजिट, परियोजना तीनों कराते हैं, मगर वैज्ञानिक विधि ये सब पता है किस में कराते हैं, साइंस में कराते हैं। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक डैश कागज़ का टुकड़ा एक बोर्ड होता है जो चिपकाकर पोस्टर पर चित्र बनाए जाते हैं। तो देखो कभी कभी आपने स्कूल में बनाया होगा ना, कोलाज ऐसे 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 बना लेते हैं, घरों पे भी बनाते हैं। घर में भी बड़ा सा ला के फ्रेम, अलग अलग तरीके की फ़ोटो चिपका के। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी, कोलाज बनाते हैं। नेक्स्ट, आपके विद्यार्थी के संबंध में बनाने आपके विद्यार्थी के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए एक अनौपचारिक चैट। अनौपचारिक चैट पता है क्या, जब आप क्लास में गए और शुरुआत थोड़ी अनौपचारिक तरीके से करी, तो इसे पता है क्या कहें, कभी भी कोई भी चीज़ नेगेटिव वे में मत लेना, एक चीज़ याद रखना। तो इसे कहेंगे आप वार्म अप। जैसे जिम वगैरह में जाते हो, तो जिम में जाके थोड़ा सा डंबल वगैरह उठाना, या जो क्रिकेटर होते हैं वो भागते हुए आते हैं थोड़े हल्के हल्के से क्रीज की तरफ, तो वो क्या होता है, वार्म अप होता है। ऐसे ही टीचर को क्या करना चाहिए, पहले वार्म अप कराना चाहिए कि थोड़ा माहौल बनने दो फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, वही है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण गतिविधि का प्रमुख तत्व है। तो प्रभावी शिक्षक तकनीक कैसे होनी चाहिए, फोकस्ड, चैलेंजिंग, जॉयफुल और स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, अब देखो श्याम को अपनी पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं, मतलब यहाँ पे नकारात्मक आ गया। ठीक है, और माता को उदासीन भी नहीं रखना चाहता, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, नकारात्मक नकारात्मक। जहाँ नेगेटिविटी की बात आए तो वहाँ लगा देना हार, तो परिहार हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी मनोरचना कुंठा और अंतर्द्वंद कम करती है। तो कौन कौन सी करती है बताओ, दमन, शमन, प्रतिगमन, तीनों करती हैं। ठीक है, याद रखो। दमन कैसा होता है, अचेतन मन में होता है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। समन कैसा होता है, चेतन मन में होता है। ठीक है, जब लड़की जब शादी हो रही होती है ना, तो जब विदा होके जाती है अपने घर से, तो प्रतिगमन करती है वो, मतलब रोने लगती है, कैसे, बच्चों की तरह। ठीक है, तो उसे ही प्रतिगमन कहते हैं। अब कभी भूलोगे नहीं, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा भग्नाशा का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ। तो सफलता कभी भी भग्नाशा का कारण नहीं हो सकती। विरोधी इच्छाएं होती हैं, विरोधी उद्देश्य होते हैं। नैतिक आदर्श होता है। नैतिक आदर्श पता है कैसे, कभी कभी आदमी ज़्यादा मोरलिटी की बात करने लग जाए ना, तो भी उसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। मोरलिटी भी एक लिमिट की अच्छी लगती है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कुंठा उत्पन्न करने का आंतरिक कारक है? आंतरिक कारक की, हाँ जी, तो इसमें पूछ रहा था आंतरिक कारक। कुंठा उत्पन्न करने वाले तो चार हो सकते हैं, मगर आंतरिक की कह रहे हैं तो आंतरिक होगा शारीरिक असमानता। जैसे कोई आदमी कम हाइट है उसकी, तो वो ना कुंठा में रहेगा कि यार मेरी कम हाइट है और उसी में कम हाइट वाला हूँ, या कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा पतला है, तो वो सब भी ठीक है। तो ये सब आंतरिक कारक होते हैं, शारीरिक असमानता। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सुखद और अप्रिय भावनाएं, सुखद और अप्रिय भावनाएं डैश से जुड़ी होती हैं। तो किससे जुड़ी होती हैं? एक तो है सुखद और एक है अप्रिय। तो परिहार परिहार नहीं होगा। अब अप्रोच अवॉइडेंस, अब देखो इस वाले में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस वाले को थोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ने इस बात पे जोर दिया कि कोसम आयोजन अचेतन मन? तो कौन बात करता है इसकी बात करता है सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन को कितना हिस्सा माना है? 9/10। चेतन मन को कितना माना है? 1/10। ठीक है। इनकी किताब का नाम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये भी है। मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिकवाद ये दिया है। और असामान्य मनोविज्ञान के जनक हैं यही, ठीक है, याद रखना। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स क्या है? मानवतावादी, ह्यूमैनिटीज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कोसमाइजन से तात्पर्य क्या है? ये असंतुलन, असामाजिक होना, संवेगात्मक सभी है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों का ख्याल रखा गया? तो ये रखा गया 46 में। 21 से और याद रख लेना 1900, ये गलत, 21 से, धारा 21 से याद रखना। 86 में संविधान संशोधन 2002, ठीक है, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई है, उसे याद रखना। ये वाला 46 में याद रख लेना, SC ST से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कहा गया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में निम्न में से किस प्रकार के बच्चे बहिष्करण के जोखिम में हैं? कौन कौन से बताओ? तो विकलांग बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, लड़का बच्चा नहीं है। देखो विकलांग बच्चों को दिक्कत आती है स्कूल जाने में, और बच्चियों को माँ बाप भेजते नहीं। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, आंसर हो जाएगा ये। अब ये मत कहना लड़कों के साथ भी दिक्कत है, लड़कों को सब भेज रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक शिक्षा के बारे में सत्य है? इसे व्यक्ति के समाज को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। यह व्यक्ति को समाज के साथ नकारात्मक, गलत बात, नकारात्मक थोड़ी ना, वो सकारात्मक हो। आंसर होगा ए, सॉरी ए नहीं होगा, आंसर होगा ए। ए ऑप्शन सही है, मगर इसका आंसर है तीसरा। कौन सा है? आंसर है तीसरा वाला, ठीक है, सी सही है आंसर। नेक्स्ट, कोई डाउट आए ना कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हीं के जो निबंध है ना, कौन सा, सभ्यता और प्रगति, उससे लिया गया है अपना NCF 2005, याद रखना, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है? तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, पहली बात, यही गलत है, तो इसे ही काट दो। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा सही है। प्रकृति के बारे में कहते हैं, प्रकृति से सीखो, प्रकृति पे और कौन सबसे ज़्यादा ध्यान देता है? रूसो, इसे याद रखना। रचनात्मक गतिविधियों की बात भी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। और एक चीज़ याद रखना, बांग्लादेश का और इंडिया दोनों का ही इन्होंने, हमार सौरार बांग्ला जो है ना, और जनगणमन, ये दोनों इन्होंने ही लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र मूड स्विंग, तो इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। आंसर हो जाएगा बी। जो जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ना, उनका तीव्र मूड स्विंग होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, दूसरों को खुश करने को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। किससे रिलेटेड? एरिक्सन की स्टेज, कितनी स्टेज दी थी? 8। और ये किससे रिलेटेड? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, याद रहेगा, ठीक है। सिस्टोनिक और डायस्टोनिक, दो इन्होंने चीज़ें बताई हैं इस तरीके से। और इन्होंने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम की किताब लिखी है। इन्हीं की जो है स्टेज, उसमें से कौन सी अच्छा लड़का अच्छा लड़की, पता क्या था? अच्छा लड़का अच्छी लड़की कोहलबर्ग की स्टेज में, वो भी 3rd में, गुड बॉय गुड गर्ल वाली, ठीक है, याद रखना। थोड़ा एरिक्सन के साथ गलत रिलेट कर रहे थे हम इसे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। और एरिक्सन नहीं, कोहलबर्ग की लेवल कितने? 3, स्टेज कितनी? 6, और सेकंड लेवल में आएगा। और स्टेज होगी इसकी कौन सी? स्टेज होगी तीसरी, ठीक है, याद रखना। और क्या याद रख सकते हो? कोहलबर्ग की किताब का नाम है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इतना याद रख लेना, ठीक है। आंसर होगा बी। एरिक्सन वाला भूल जाना थोड़ा सा, ये किसका है? कोहलबर्ग का है। नेक्स्ट, अब देखो ये है कुडर रिचर्डसन, ये किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, ऐसे याद रख लो। रिच लोग जो होते हैं ना, वो रिलायबल उतने ज़्यादा होते नहीं, विश्वसनीय नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा बी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताना कौन सा नियम बताता है कि मनोरंजन गतियों का उपयोग कम आनंददायक गतिविधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए होता है? ये इसे कहते हैं प्रीमेक प्रिंसिपल। ऐसे देखो, जैसे आपको करेला खिलाना है, मम्मी चाहती है आप करेला खाओ, तो मम्मी पता है क्या कहेगी? पहले करेला खा ले, फिर मैं तुम्हें क्या दूंगी? चॉकलेट दूंगी।
ठीक है, तो फिर आप करेला खा लोगे। तो मतलब एक कम सुदृढ़ काम कराने के लिए एक अधिक सुदृढ़ चीज़ दे दी जाती। आंसर होगा सी, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ये 3 नियम तो किसके? थॉर्नडाइक के। दिमाग भी पता नहीं कहाँ काम कर रहा है आज, सॉरी फॉर दिस। आंसर उसका सी था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द उस विचार परिणाम को संदर्भित करता है जो व्यवहार को बनाए रखता है? इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस दैट मेंटेन्स। इसे पता है रीइंफोर्स कहते हैं। व्यवहार को बनाए रखने की बात कर रहा है ना, तो व्यवहार को कौन बनाए रखता है? रीइंफोर्समेंट। इसकी बात किसने करी है? स्किनर ने करी है, याद करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है शैक्षिक तकनीकी में मनोविज्ञान के प्रयोग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेडागोजिक अप्रोच, शिक्षा शास्त्री उपागम। नेक्स्ट शैक्षिक उन्नयन और ऊर्ध्व उन्नयन निम्न में से किसके साथ रिलेटेड है? तो ये इन सर्विस टीचर होते हैं। जैसे ऐसे देखो, अगर आपकी आज जॉब लग गई तो उसके बाद भी आप लोग पढ़ते रहोगे ना, तो उसी से रिलेटेड है कार्यरत शिक्षक। शैक्षिक उन्नयन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इससे रिलेटेड है थोड़ा। नेक्स्ट, यह प्रमाणित होता है कि कक्षा में व्यक्तिगत ध्यान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? बच्चे समूह में सीखते हैं, अनुशासन करने गार्ड तो विभिन्न दरों से विकसित होते हैं और सीखते हैं। हाँ सही बात है। यह प्रमाणित करता है कि कक्षा में व्यक्तिगत ध्यान मतलब हर बच्चे पे ध्यान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं और सीखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना सब में, ऐसे याद रखो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धिमत्ता के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा नहीं आता? थॉर्नडाइक ने 3 तरीके की बुद्धि बताई थी। कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने लॉजिकल नहीं बताई थी। लॉजिकल किसने बताई थी? लॉजिकल रिलेटेड गार्डनर की, जिनकी फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब है। 8 तरीके की बुद्धि बताई है, 8वीं नेचुरल बताई है 1998 में। ये सब याद रखना। आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। बी नहीं बताई, बाकी ये तीनों बताइए, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, और प्रत्यक्ष, स्थूल, सूक्ष्म, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताएं कल्पनाशीलता के आधार पर। ठीक है, थॉर्नडाइक ने एक CABD टेस्ट भी दिया है और क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है और बालू का सिद्धांत ये भी दिया है। ठीक है, आंसर बी है इसका। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकार नहीं है? तो देखो पार्किंसन डिसीज़ है। पार्किंसन पता है किसे कहते हैं? जो हाथ वगैरह हिलते हैं ना बुढ़ापे में जाके, वही। मिर्गी है और लोकोमोटर नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। ये किससे रिलेटेड? ये मसल्स से रिलेटेड। आंसर डी होगा। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है 1974-75 में NCERT ने सेवारत विज्ञान के प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए रेडियो, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें करें। तो इसे क्या कहेंगे? मल्टीमीडिया अप्रोच है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था प्राथमिक शिक्षा के लिए, किया गया था बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी ना, उसी के बाद 1987 में ये आया था। अब देखो एक डिजिटल ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम चालू किया, ये किया तमिलनाडु ने, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, कल अभी आया करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकता है नए जो पेपर होंगे उनमें। अब ये कह रहा है नवोदय विद्यालय जो होते हैं ना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है ग्रामीण में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। आंसर ए। नेक्स्ट, शिक्षा के 4 स्तंभ किसने बताएं? 4 स्तंभ बताएं यूनेस्को ने। यूनेस्को के हेड कौन है? ओंद्रे उजाले, और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो 4 स्तंभ है ना, वो है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। 4 हैं। ठीक है, याद रखना। इग्नू की किस वर्ष हुई थी स्थापना? 1985। और इसी से 3 वर्ष पहले 1982 में पहली ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की खुली थी हैदराबाद में। ऐसे याद रख लेना, ये फैक्ट पूछ लूँगा मैं बिल्कुल। आज ही जो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा वही ढंग से पढ़ा, नहीं तो टाइम पास मारो इसको। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी संस्था जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करती है? नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल ये है, और इसका कब हुई थी स्थापना? 1994 में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये 1995 में बनी थी। याद रखना, पूछी जाती है दोनों। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क? देखो NCF की बात कर रहा है, और वो भी कौन सा? टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए कह रहा है। तो ये किसने बनाया था? ये NCTE ने बनाया था। अगर कहता केवल NCF, ये किसने बनाया था? ये NCERT ने बनाया था। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हो 2009 की बात कर रहा है, और ये जो NCF बना था अपना लास्ट वाला, वो तो 2005 में बना था बच्चों के लिए। ठीक है, तो टीचर वाला कब बना? NCTE ने बनाया। और वैसे NCF कौन बनाता है? NCERT, नेशनल कैरिकुलम एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आंसर होगा सी। NCERT का बना था 1961 में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, NCTE की स्थापना निम्न में से किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो ये हुई थी किसके लिए? टीचर एजुकेशन को, एक सेकंड इंग्लिश में देख लेते हैं। हाँ,
शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। देखो नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, टीचर की बात कर रहा है ना, तो गुणवत्ता ही तो बढ़ाएगा किसकी, शिक्षकों की। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और कब हुआ था ये 1995। NAAC ये कब हुआ था 1994, याद रखना। नेक्स्ट, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, ऊपर ही बताया था ना 1995 में इग्नू खुला था। इससे ही 3 साल पहले कब खुला था, क्वेश्चन नंबर 44 जवाब दोगे आप। और ये भी बताना कि कहाँ पे खुला था, क्या ये हैदराबाद में खुला था या नहीं खुला था। चलो हिंट दे दी। नेक्स्ट, दर्पण चित्र परीक्षण, ये रिलेटेड है रेट ऑफ लर्निंग से, अधिगम की गति से। आंसर होगा ए। ऐसे याद रख लो, इंग्लिश बोलना सीखते हैं ना तो मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं, तो स्पीड से, गति की बात होती है, कितनी स्पीड से बोल लेंगे हम। ठीक है, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवादियों से रिलेटेड। गेस्टाल्टवाद 1912 में आया, कौन लेके आया, बर्दीमल लेके आया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग कोलर ने की, चिंपैंजी सुल्तान नाम का टेनरीफ केनारी से है। ठीक है, याद रखना। सुल्तानी किताब का नाम क्या है, मेंटलिटी ऑफ एप्स। और क्या है, कोफ का एक इसमें और है, किसमें, गेस्टाल्टवादी में। इसकी कौन सी किताब है, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। कब आई थी, 1916 में आई थी, याद रखना ये। ठीक है, और स्किनर की किताब बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट, और इतना याद रखो। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे रिलेटेड होती है, संवेग से रिलेटेड होती है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए, और इन्होंने चेतना को एक बुरा शब्द बताया। इन्होंने क्या दिया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये किताब है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और बस इतना याद रख लो। और हाँ, व्यवहार शब्द जो दिया है ना, वो इन्होंने ही दिया है, मैकडूगल ने। आंसर हो जाएगा बी। ये सारे फैक्ट पूछे गए 5-6 जो बताएं, एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन, समझ रहे हो। 50 क्वेश्चन कर लिए, 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर लिए ना, तो 250 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, वो भी कितने, 15-20 मिनट में। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी, तो ये दी थी सिरिल बर्ट ने, पिछड़े बच्चों के लिए। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो देखो प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है, ये किसका है, ये ना आनुवंशिकता का सिद्धांत है। एक तत्व सिद्धांत विनय ने दिया था, ऐसे ही निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं 1995 में 1905 में दिया था। तो ये तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने जी कारक, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर 2 बताए थे। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने, नहीं, बहुतत्व सिद्धांत देखो, मल्टी फैक्टर एक थ्योरी है, एक मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंस तो है किसकी, हॉवर्ड गार्डनर की। मल्टी फैक्टर है थॉर्नडाइक की। अब ये थोड़ा हिंदी में मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग बताना अगर बहुतत्व है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला प्रतिगमन का सिद्धांत आनुवंशिकता का, बाकी सब सही है, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें देखो ये कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऊपर ही बता रहा था ना, मैंने आपको बताया था ना, 21 से इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं, तो दूरवर्ती कोई स्तर नहीं होता, स्मृति स्तर होता है और बोध होता है। स्मृति स्तर किसने दिया था, हर्बर्ट ने। बोध किसने दिया था, मॉरिसन ने। प्रवृत्ति चिंतन स्तर किसने दिया था, हंट ने। सबसे अच्छा ये होता है प्रवृत्ति। ठीक है, इनके स्टेप्स हैं प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। इनके कौन से, खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्ति। ठीक है, ये याद रखना। एकेडमिक डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा काम किसने किया है, हर्बर्ट ने किया। मैथ पे भी बहुत जोर दिया। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, वृद्धि और विकास का कौन सा प्रथम चरण है बताओ, तो ये है शारीरिक विकास, याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखना एक तरीके से व्यवहार में क्या है, व्यवहार में संशोधन करना है या विस्तार करना है। इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन होगा, क्या होगा, संशोधन करना होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया गया था। स्किनर देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब इसी ने दिया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको आज पूछा है कि जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी और कहाँ खुली थी, उसका जवाब आप लोग दोगे। बाकी अपना को ध्यान रखना, कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।